नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 5 टोटल आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पहला आर्टिकल है, टेक्टोनिक टर्बुलेंस इन द्रविडियन पॉलिटिक्स, ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस में ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। आज के एडिटोरियल्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केस ऑफ रिवैम्प्ड नीड बेस्ड पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड ये जो आर्टिकल्स है, ये आपको बताएगा कि भाई जो फूड सब्सिडी हमारी सरकार देती है लोगों को, ये कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये कितनी ज़्यादा अनमैनेजेबल हो गई है। और ये इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एनएसएसएफ से लोन उठाना पड़ता है हमें फूड सब्सिडी को पूरा करने के लिए। तो कितना लोन उठाना पड़ता है, किस हिसाब से सरकार इस उधार को दिखा रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स का यहाँ पे क्या रोल है और आगे हमको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन रिडक्स। देखिए, यहां पे बात की गई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 की और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स जो 2006 में आए थे उनकी बात की गई है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, मैं उसका आपको रेफरेंस दे दूंगा। साथ साथ दोस्तों, एक लफार्ज केस हुआ था और उस लफार्ज केस में लगभग 2011 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि लफार्ज माइनिंग सही है, कर सकता है लफार्ज माइनिंग। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप एक इन्वायरमेंटल रेगुलेटर बनाओगे, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, टेलीकॉम में ट्राई है, उसी प्रकार से इन्वायरमेंट सेक्टर में एक इन्वायरमेंटल रेगुलेटर बनाइए। अब तक केंद्र की सरकार ने ऐसा कोई रेगुलेटर नहीं बनाया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में फिर से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है जो कि ये पूछ रही है कि भाई अब तक केंद्र सरकार ने इन्वायरमेंटल रेगुलेटर क्यों नहीं बनाया। तो उसके रिस्पेक्ट में ये आर्टिकल है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर ये जो उत्तराखंड के सीएम वाला इशू है, कल के करंट अफेयर से मैंने डिस्कस किया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन कर चुके हैं और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो इस आर्टिकल को भी देखेंगे एक बार। नेक्स्ट आ जाए नेपाल एट द क्रॉस रोड्स। ये आर्टिकल मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेपाल से रिलेटेड वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टुवर्ड्स पीस ऑन द बॉर्डर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिसेंटली अगर आप बॉर्डर पे देखो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखो, यहाँ पे चाइना भी थोड़ा कम एग्रेसिव हो रहा है और पाकिस्तान भी शांत पड़ गया है। इस आर्टिकल में साफ साफ ऑथर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो शांत पड़ा है, ये कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर आ रहा है यूएसए से और चाइना से, तभी पाकिस्तान इतना शांत पड़ रहा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना क्यों शांत पड़ रहा है? हो सकता है बैक एंड में यूएसए उसकी कोई वजह हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन की बैक एंड से जी जिनपिंग से बातचीत रही हो और कुछ एजेंडा पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए हो बायलैटरल रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, देखेंगे। उसके साथ साथ इंडिया की भी तारीफ की गई है। इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे, इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग रही है वो कैसे अच्छी रही है, इसको भी ऑथर बता रहे हैं, इसको भी देखेंगे। और हेल्थ के फील्ड में व्हाट इज गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उसको डायबिटीज हो जाता है। वो डायबिटीज बेसिकली टेम्परेरी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत सारे, आप कह सकते हो, रेपरकशंस हो सकते हैं। जैसे कि ये गेस्टेशनल डायबिटीज परमानेंट टाइप 2 डायबिटीज में बदल सकता है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में बदल सकता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम इंडिया में कितनी है, क्या इसके स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है और इसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, इसको डिस्कस किया गया है। तो ये टॉपिक्स, ये 5 टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिए। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी बता सकते हो जो थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स या नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन में ध्यान रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो वही इस प्रकार की वीडियोस को देखे, आप अपनी नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए और बेसिकली आगे जो लेक्चर्स बनाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन के लिए और पीडीएफ्स के लिए। ज्वाइन बटन दबा के आप जरूर हेल्प कर सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं। तो ज्वाइन बटन विल बी अ हेल्प फ्रॉम योर साइड टू मी। आगे बात करते हैं। 1 जनवरी में पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया गया और इकोनॉमिक सर्वे ने साफ साफ ये बोला कि भाई ये जो फूड सब्सिडी है इज बिकमिंग अनमैनेजेबली लार्ज। ये इतनी बड़ी हो रही है कि इसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है भाई। फूड सब्सिडी coupled with the drawal of food grains by state from the central pool under various schemes has been on a perpetual growth trajectory। फूड सब्सिडी को यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार समझिए।
होता यह है दोस्तों कि आपको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला, तो एपीएमसी मंडी में या कहीं पे भी और फार्मर्स जो भी गेहूं चावल या दूसरे क्रॉप्स पैदा करते हैं उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एफसीआई खरीदता है। एफसीआई को पैसा कौन देता है? केंद्र की सरकार पैसा देती है। साथ साथ एफसीआई एनएसएसएफ से यानी नेशनल स्मॉल स्केलिंग फंड से भी पैसा उठाता है और उसके चलते मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर से ये फूड ग्रेन्स खरीद ली जाती है। फिर इन्हीं फूड ग्रेन्स को 1 रुपया प्रति केजी, 2 रुपये प्रति केजी या 3 रुपये प्रति केजी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बेच रहे हो, इस दाम पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेचा जाता है। तो एक तरफ पे सरकार खरीदती है आपकी एमएसपी पे, जिसपे 20 से 25 रुपए प्रति केजी सरकार उस फार्मर को देती है, और जब इस फूड ग्रेन्स को बेचती है सरकार तो 1 रुपये प्रति केजी, 2 रुपये प्रति केजी, 3 रुपये प्रति केजी पे बेचती है। तो सरकार को घाटा है, बहुत बड़ा नुकसान है, और यही नुकसान को बोला जाता है फूड सब्सिडी। उसके बाद सरकार ने और भी बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। उन स्कीमों को स्टेट्स अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। तो मनरेगा के अंदर कितना इंप्लीमेंटेशन होना है, उसके बाद मनरेगा तो छोड़िए, मिड डे मील की बात करें, मिड डे मील के अंदर कितना इंप्लीमेंटेशन होना है, तो एक स्टेट्स में कितने स्कूल हैं, वहाँ पे राशन की कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस हिसाब से भी स्टेट्स सेंटर से फूड ग्रेन्स खरीदता है। अब इन फूड ग्रेन्स को अब मेजर खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत सा खर्चा आता है, लॉजिस्टिक का खर्चा, इनकी स्टोरेज का खर्चा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को गोडाउन से अवेलेबल करवाना, इसका खर्चा। तो खर्चा दोनों के पास भी है। आप समझ सकते हो कि केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी। अगर आप फूड सब्सिडी के क्वांटम की बात करो तो 2016-17 से लेकर 2019-20 में ओवरऑल जो सब्सिडी अमाउंट रहा है, सब्सिडी क्या है मैंने अभी आपको बता दिया। उसके साथ साथ इस सब्सिडी को पूरा करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलरली नेशनल स्मॉल स्केलिंग फंड से पैसा उधार पे उठाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये जो नेशनल स्मॉल स्केलिंग फंड से पैसा उठाता है ना उधार पे, ये कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में रहा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, फ्रॉड बोरोइंग प्रैक्टिसेस। अभी बीच में न्यूज निकल के आई थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट करने के लिए बहुत हैवी डेप्ट उठा रहा है एनएसएसएफ से। इस चीज को मैंने एक्सटेंसिवली इस वीडियो में कवर किया है। तो आप एनएसएसएफ मेरे नाम के साथ हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है कि ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनएसएसएफ से पैसा क्यों उठा रहा है। तो एफसीआई एनएसएसएफ से पैसा उठा रहा है और उस पैसे से वो एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट कर रहा है। ठीक है भाई, एफसीआई किसके थ्रू ओन्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड है ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं ये सारा उधार किसके ऊपर चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर चल रहा है। 2016-17 से लेकर 2019-20 तक सालाना जो केंद्र सरकार का खर्चा आ रहा है फूड सिक्योरिटी पे, फूड सब्सिडी पे, वो आ रहा है 1.65 लाख करोड़ से 2.2 लाख करोड़ सालाना खर्चा है। और आगे आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार का जो सब्सिडी बिल है सालाना, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। अब आप सोचिए, फार्मर प्रोटेस्ट में और एमएसपी मांग रहे हैं और एमएसपी मांग रहे हैं। हमारी सरकार अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए सालाना केवल सब्सिडी में खत्म करती है तो क्या ये सही है? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम फ्री में इतना सारा पैसा बांट सके? क्या सच में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन जिस प्रकार से फार्म लॉज लाए गए थे वो भी गलत था। कहीं ना कहीं फार्म लॉज में भी प्रॉब्लम थी। तो कुछ हद तक फार्मर्स सही है, कुछ हद तक सरकार सही है। फार्म लॉज में केवल केंद्र सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना और ये बोल देना कि फार्मर बिल्कुल सही है, फार्मर को पैसा बांटते रहो, तो ये पैसा बांटने वाली स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में कभी भी काम नहीं करती है। पैसे की एक कीमत होती है, पैसे की एक वर्थ होती है। अगर आप फ्री में पैसा बांटते चले जाओगे तो कभी ना कभी बैंकरप्ट हो ही जाओगे। ठीक है ना, ये चीज है। आप देख लीजिए ग्रीस जैसी कंट्रीज की क्या हालत है। उनका सोवरेन डेब्ट इतना बड़ा है कि उनकी कोई इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है। चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग द 3 ईयर्स, कौन से 3 ईयर्स की बात हो रही है? तो ये इसी टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, 2016-17 से 2019-20। तो इन 3 ईयर के दौरान फूड ग्रेन्स ड्रॉन बाय स्टेट्स एनुअली होवर्ड अराउंड 60 मिलियन टन टू 66 मिलियन टन। यानी स्टेट्स ने सेंटर से जो फूड ग्रेन्स खरीदे, यानी सेंटर के जो एफसीआई गोडाउन से फूड ग्रेन्स खरीदे, वो लगभग 6 करोड़ टन से 6.6 करोड़ टन के बीच में, 60 मिलियन टू 66 मिलियन। और रेट ऑफ ड्रॉल कितना है? 91 टू 95%। मतलब कि जितना फूड ग्रेन एलोकेट किया गया है उसमें से स्टेट्स ने 91 टू 95% निकाला। अब अगर आप बात करो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था जुलाई 2013 में और इसके चलते कुछ इनहैंस्ड एंटाइटलमेंट्स दिए गए थे।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑलमोस्ट हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है, 75% रूरल पॉपुलेशन को, 50% अर्बन पॉपुलेशन को। ठीक है भाई, अगर एनएफएसए के अंदर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना है तो भाई कहीं ना कहीं ज्यादा फूड ग्रेन स्टेट को सेंटर से लेनी ही पड़ेगी। ठीक है भाई, आप ये कह सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक इंप्रूव्ड वर्जन है। इस एनएफएसए के अंदर 5 kg राइस या व्हीट, जो भी रिक्वायरमेंट हो, एक पर्टिकुलर पर्सन 2 kg राइस, 3 kg व्हीट लेना चाहे, कोई 5 kg राइस लेना चाहता है या कोई 5 kg व्हीट लेना चाहता है, वो ले सकता है एनएफएसए के अंदर। एनएफएसए के अंदर बहुत सारे लेवल्स और स्लैब भी बना के रखे गए हैं। अब अगर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो भैया इस ईयर ने तो दुनिया की काया पलट कर दी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर है, खर्चा काफी हुआ है कोविड-19 के चलते। अगर फूड सब्सिडी की बात की जाए तो 2020-21 में फूड सब्सिडी बताई जा रही है 4.23 लाख करोड़। इसमें एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स एलोकेशन अलग है 85,000 करोड़ का लगभग। मतलब इस 85,000 को अगर आप जोड़ देते हो यहाँ पे तो 5 लाख करोड़ के ऊपर चली गई सब्सिडी। दिसंबर 2020 तक सेंटर ने 94.35 मिलियन टन स्टेट्स को एलोकेट किए हैं अलग अलग स्कीम्स के अंदर, जिसमें एनएफएसए भी है और दूसरे प्रकार के एलोकेशंस हैं। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, माइग्रेंट वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना, यूनिवर्सल आपका ये यूनिवर्सल जो आपका राशन कार्ड होता है वो प्रोवाइड करना, पीडीएस जो आपका ये नहीं गरीब फेयर प्राइस सिस्टम में, फेयर प्राइस शॉप्स में यूज होने वाला जो कार्ड होता है, पीडीएस कार्ड होता है, ठीक है, उसको यूनिवर्सलाइज करना। मतलब किसी भी स्टेट का इंसान किसी भी और स्टेट में जाके फूड ग्रेन्स ले सकता है। तो उसके चलते सरकार का खर्चा आया तगड़ा, लगभग 5 लाख करोड़ यहाँ पे क्रॉस कर गया। अब सरकार ने बोला है कि जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स एलोकेशन करते हैं ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और सरकार कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करने की कोशिश कर रही थी जो कि लोगों की नजर में आ गई। सरकार क्या करती थी, एफसीआई से बोलती थी कि तुम पैसा उठा लो एनएसएसएफ से, एफसीआई एनएसएसएफ से पैसा उठा लेता था। एनएसएसएफ आता है पब्लिक अकाउंट के अंदर, पब्लिक अकाउंट के अंदर जो भी खर्चा होता है उसको हमारे देश की फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखाया जाता है। इससे सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट कम दिखाती थी। अब सरकार को पता चल गया है कि भाई देश के लोग कुछ ज्यादा ही जागरूक हैं, सबको मालूम पड़ जाता है, इंटरनेशनल एजेंसीज को मालूम पड़ जाता है। तो सरकार ने बोला है कि एफसीआई का जो टोटल उधार है, जो भी एफसीआई ने पैसा दिखाया है एनएसएसएफ के अंदर, उसको भी हम अपनी फूड सब्सिडी में इंक्लूड करेंगे। जितना भी प्रकार का खर्चा हुआ है फूड सब्सिडी में उसको फूड सब्सिडी में इंक्लूड करके दिखाएंगे। अलग से कोई बजटरी रिसोर्स हम यहाँ पे एलोकेट करने वाले नहीं है। मतलब सरकार ने क्लियरली बोल दिया कि आपको जो पूरा खर्चा है सब्सिडी का वो अब आपको क्लियरली अकाउंट्स में नजर आएगा। लेकिन अगर ये खर्चा क्लियरली अकाउंट्स में हम देखें तो भाई हमारी फिजिकल डेफिसिट इस फूड सब्सिडी के चलते बहुत ज़्यादा जा रही है। लॉन्ग टर्म में एक एवरेज दिमाग भी ये बता देगा कि इतना खर्चा, इतना पैसा फ्री में फार्मर्स को नहीं बांटा जा सकता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि फार्मर्स को मदद नहीं करनी है, फार्मर्स को मदद करनी है, बट फार्मर्स को मदद साइंटिफिक प्रकार से करनी है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में चावल की खेती नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पे पानी के रिसोर्सेज इतना नहीं है, बट वहां के फार्मर्स चावल की खेती कर करके, ग्राउंड वाटर निकाल निकाल के, एमएसपी पे बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। ये हमेशा नहीं चल सकता है, ठीक है ना, चाहे वो कितना भी धरना प्रदर्शन पे बैठ जाए। ये सब बातें भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। फिर एक इशू यहाँ पे और उठ रहा है, सेंट्रल इशू प्राइस। आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि सरकार एमएसपी पे जो क्रॉप्स है वो फार्मर से खरीदती है और सेंट्रल इशू प्राइस पे उसको मार्केट में उतारती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गेहूं 2 रुपए किलो पे बिकता है लोगों को, और चावल 3 रुपए प्रति किलो पे बिकता है। किसके अंदर? एनएफएसए के एक्ट के अंदर, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो सेंट्रल इशू प्राइस है वो 2 रुपए प्रति केजी चावल का है, सॉरी 2 रुपए प्रति केजी गेहूं का है, 3 रुपए प्रति केजी चावल का है। और एनएफएसए एक्ट में यह भी बोला गया था कि हर 3 साल में आप इस दाम को रिवाइज कर सकते हो। अब सरकार के पास एक ऑप्शन ये बनता है कि सरकार इस सेंट्रल इशू प्राइस को बढ़ा दे। लेकिन मान लीजिए सरकार इस सेंट्रल इशू प्राइस को बढ़ा भी देती, सरकार 2 रुपए प्रति केजी चावल ना करके, सॉरी 2 रुपए प्रति केजी वीट और ₹3 प्रति केजी चावल ना करके, मान लीजिए कि वीट के दाम 10 रुपए प्रति कर देता है और चावल के दाम 13 रुपए प्रति केजी कर देता है। तो पहले क्या था कि स्टेट्स को वीट खरीदने के लिए सेंटर को देना था 2 रुपए प्रति केजी। अब इन्हीं स्टेट्स को वीट खरीदने के लिए सेंटर को देना पड़ेगा 10 रुपए प्रति केजी। फिर पहले अगर सेंट्रल इशू प्राइस अभी का है
₹3 प्रति केजी अगर देना है स्टेट्स को, सेंटर को चावल खरीदने के लिए, अगर ₹13 प्रति केजी चावल का दाम हो जाता है सेंट्रल इशू प्राइस में, तो स्टेट को ₹13 प्रति केजी देना पड़ेगा। और जितने भी एनएफएसए की स्कीम्स हैं या फिर कोई भी और स्कीम है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट फ्री में पैसा बांटते हैं, सब्सिडी बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि वो वोट खींच सके अपने पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां बोलना है कि सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ाना सही नहीं है, इसलिए अब तक केंद्र सरकार ने सेंट्रल इशू प्राइस नहीं बढ़ाया। एनएफएसए एक्ट के अंदर सेंट्रल इशू प्राइस है ₹2 प्रति केजी गेहूं का, ₹3 प्रति केजी चावल का। केंद्र सरकार का यह बोलना है, और बिल्कुल सही बोलना है, कि अगर हम सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ाते हैं लेकिन राज्य की सरकारें कम ही दाम पे बेचती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अगर आप चले जाओ किस स्टेट में, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में, तो कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनसे गेहूं चावल का एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है भाई। अन्न अंत्योदय योजना के जो कार्ड होल्डर्स है कर्नाटक वेस्ट बंगाल में, उनसे गेहूं चावल का 1 रुपया नहीं लिया जाता है। उड़ीसा में प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और अन्न अंत्योदय योजना के अंदर गेहूं चावल दोनों को 1 रुपये प्रति केजी मिलता है। बिहार में 3 और 2 रुपये प्रति केजी भी मिलता है। तमिलनाडु में चावल फ्री बेचा जाता है, फ्री दिया जाता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को। अब मान लीजिए कर्नाटका वाले व्हीट और चावल फ्री में बांट रहे हैं अपने लोगों को, ये कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट की चॉइस है। अब पहले कर्नाटका यही चावल और यही व्हीट 3 रुपये प्रति केजी और 2 रुपये प्रति केजी में खरीद रहा था केंद्र सरकार से, लेकिन अपने यहाँ 0 पे दे रहा था। तो अपने यहाँ 0 पे दे रहा था, तो इफेक्टिवली केंद्र, ये जो कर्नाटका की सरकार है, ये व्हीट पे 2 रुपये प्रति केजी का नुकसान उठा रहा था और चावल पे 3 रुपये प्रति केजी का नुकसान उठा रहा था। अब सेंट्रल इशू प्राइस अगर केंद्र सरकार 10 रुपये प्रति केजी कर देता है गेहूं के लिए और 13 रुपये प्रति कर देता है चावल के लिए, तो कर्नाटका की सरकार तो अपने जो डोमेस्टिक आप कह सकते हो पॉलिटी है, वहां तो प्रॉमिस कर चुका है कि भाई हम आपको व्हीट और चावल फ्री में देंगे। तो अब कर्नाटका की सरकार को व्हीट पे 10 रुपये प्रति केजी और चावल पे 13 रुपये प्रति केजी का खर्चा उठाना पड़ेगा। कुल मिला के खर्चा तो सरकार का ही होगा ना। केंद्र सरकार भले ही सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ा ले, राज्य की सरकारों के खर्चे बढ़ जाएंगे। राज्य की सरकार को एक और मौका मिल जाएगा केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज करने का, और राज्य की सरकारों के पास अभी के लिए पैसे हैं नहीं। तो कुल मिला के इसीलिए केंद्र की सरकार सेंट्रल इशू प्राइस नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि उनको पता है कि सेंट्रल इशू प्राइस बढ़ा के कुछ होने वाला नहीं है। ये जो राज्य की सरकारें हैं ये पॉपुलस स्कीम्स चलाएंगे, और पॉपुलस स्कीम्स चलाने के चलते एंड में जो पूरा का पूरा ब्लेम है वो केंद्र की सरकार के ऊपर ही आ जाएगा। तो इसके अलावा क्या किया जा सकता है? इसके अलावा ये आइडिया दिया जा रहा है कि जो एनएफएसए की कवरेज है इसको आप कम करिए। एनएफएसए की कवरेज की बात किया जाए तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 67% हमारी आबादी, लगभग 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ये एनएफएसए एक्ट के अंदर कवर्ड है। मैंने आपको बताया 75% रूरल आबादी, 50% अर्बन आबादी, टोटल 67% आबादी हमारे देश की इट इज कवर्ड अंडर एनएफएसए एक्ट। इस 67% आबादी की कवरेज को 67% से कम करके 40% करिए, क्योंकि हमारी देश की 67% आबादी को फूड सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो इस 67% से कम करके आप 40% पे लेके आओ। जो लोग फूड में सब्सिडी ले रहे हैं उनको आप गिव इट अप का ऑप्शन दो, जैसे कि एलपीजी में गिव इट अप का ऑप्शन दिया गया था ना, कि जो लोग एलपीजी की सब्सिडी नहीं लेना चाहते वो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद एक स्लैब सिस्टम बना दो, और ये स्लैब सिस्टम एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के इकोनॉमिक लेवल के हिसाब से उसको फूड की सब्सिडी देगा। हालांकि इस प्रकार की चीज़ें इंप्लीमेंट करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं ना, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अगर लोगों को गेहूं 2 रुपये प्रति केजी मिल रहा है और चावल 3 रुपये प्रति केजी मिल रहा है, तो उनको 2 रुपये और 3 रुपये प्रति केजी में ही चाहिए। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार का कितना खर्चा आ रहा है। तो सरकार को यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे लोगों को खुश करने के लिए। जो पॉपुलस अप्रोच है ना, ये कॉमर्शियली फीजिबल नहीं है, कॉमर्शियली क्या वायबल नहीं है, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे भी ये वायबल नहीं है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे आते हैं, रेगुलेशन रिडक्स एंड एनवायरमेंटल रेगुलेटर कैन वर्क ओनली इफ गवर्नमेंट सी द वैल्यू ऑफ नेचर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सेंटर को अभी एक नोटिस इशू किया है। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट प्लिया गई है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट प्लिया क्या बोलती है कि एक नेशनल एनवायरमेंटल रेगुलेटर आप सेटअप करिए अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है भाई, बहुत लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए केंद्र सरकार को, और बिल्कुल क्लियर कट ऐसा इंस्ट्रक्शंस दिया गया था 2011 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लफार्ज माइन वाले केस में।
2010 में लफार्ज माइनिंग बंद कर दी गई थी, लफार्ज कंपनी के द्वारा जो माइनिंग थी वो बंद कर दी गई थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने चालू कर दी, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सरकार को एक नेशनल इन्वायरमेंटल रेगुलेटर लागू करना चाहिए, बनाना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। हालांकि 2011 से अब तक 10 साल बीत चुके हैं, ऐसा कोई इन्वायरमेंट रेगुलेटर अब तक नहीं बनाया गया है। बात यह है दोस्तों कि आज की डेट में नया रेगुलेटर बनाना क्यों नहीं चाहती सरकार? सिंपल सी बात है, आज की डेट में आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो। जितनी भी सरकार की पॉलिसी प्रिविलेजेस हैं, पॉलिसी प्रिविलेजेस वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रही है। बिजनेस लगाना आसान हो, अगर आपको बिजनेस लगाना आसान है तो आपको इन्वायरमेंटल लॉज को रिलैक्स करना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंटल लॉज को टाइट कर दोगे, बिजनेस फल फूल नहीं पाएंगे। और ये जो नया ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 का आया था, वो पॉलिसी प्रिविलेजेस जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करते हैं, इनको एडवांस करता है। और जब इनको आप एडवांस करोगे तो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी का रोल कम होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ओके, ड्राफ्ट इंपैक्ट असेसमेंट, ये जो नोटिफिकेशन है 2020 का, ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स 2006 वाले को कमजोर कर रहा है। देखिए, ईआईए में पहले एक नोटिफिकेशन आया था इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006 के नियम। ये 2006 के नियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लागू किए गए थे। ऐसा बोला जा रहा था कि जो ईआईए रूल्स थे 2006 के, ये काफी कमजोर थे। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर और वाटर क्वालिटी लॉस को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। लेकिन अगर आप ड्राफ्ट ईआईए रूल्स देखोगे 2020 के, तो ये तो और रिलैक्स्ड है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2020 और इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट 2006। इस वीडियो को देखते वक्त ये बात याद रखिएगा कि कहीं कहीं पे मैंने ईआईए 2006 को ईआईए 1986 बोल दिया है। एक्चुअली में ये ईआईए 2006 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लागू हुआ था। ओके, तो इस वीडियो में मैंने ईआईए 2006 और ईआईए 2020 को कंपेयर किया। आप चाहो तो जाके इस वीडियो को देख सकते हो। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ईआईए 2016 या ईआईए 2020 सर्च मार दीजिए मेरे नाम के साथ। अब देखिए, वापस आ जाते हैं आर्टिकल पे। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में और 2014 में सेंटर से बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाओ। सेंटर ने बोला भाई आप इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना क्यों बोल रहे हो? हमने तो ये सोचा था कि ये जो लफार्ज माइनिंग केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट रेगुलेटर बनाओ, हमें तो लगा कि आपकी तरफ से एक सजेशन है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। और अब जो नई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, वो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पे फोर्स करना चाहता है कि आप एक इन्वायरमेंट रेगुलेटर बनाओ। अगर एक इन्वायरमेंटल रेगुलेटर बनता है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट की बात करेगा, और जब वो इन्वायरमेंट की बात करेगा तो डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टॉल कर देगा और डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक देगा। ठीक है ना भाई? इन्वायरमेंट की इंटीग्रिटी को अगर आपको मेंटेन करके रखना है तो एक्सट्रैक्टिव ग्रोथ पे लिमिट लगानी पड़ेगी, और एक्सट्रैक्टिव ग्रोथ पे लिमिट लगाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। सरकारें ये चाहती नहीं है। सरकारें चाहती हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमेशा से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद ईआईए के प्रोसेस को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा बोला गया है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में गलत एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, डाटा मैनिपुलेट किया जाता है, जिन कम्युनिटीज को उनकी जगहों से डिस्प्लेस किया जाता है, उनके व्यू पॉइंट्स को ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है। जिस जगह को भी आप खाली कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, वहां पे जो भी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, जो भी इकोसिस्टम सर्विसेज का नुकसान हो रहा है, हवा गंदी हो रही है, पानी पोल्यूट हो रहा है, फार्म प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है। फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्कार्स लैंड और इकोसिस्टम होने के बावजूद पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, ग्रोथ के नाम पे। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया के हालात बहुत खराब है, हमारे स्टेट्स के हालात बहुत खराब हैं। आप देखिए, कानपुर, कुड्डूलूर और अंगुल जैसी जगहों पे लार्ज कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को अप्रूवल दिया गया है। इन जगहों पे ऑलरेडी इकोसिस्टम खतरे में है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बावजूद आप इस प्रकार के प्रपोजल्स को अप्रूवल दे रहे हो। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है, ये बात साफ साफ समझ में आ रही है। लेकिन इसके रेपरकशंस इंडिया को और मैनकाइंड को, खासकर इंडिया के लोगों को, इंडिया की यंग जनरेशन को आगे आने वाले समय में झेलने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें जाएंगी नहीं, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर वापस आएंगी। यहाँ पे बात हो रही किसकी? यहाँ पे बात हो रही भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप ने उनसे बोला है कि भैया आप लीडरशिप से नीचे आओ, नए चीफ मिनिस्टर आएंगे। नए चीफ मिनिस्टर कौन है?
तो भाई नए चीफ मिनिस्टर हैं आपके तीरथ सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बाहर निकल गए, तीरथ सिंह रावत नए चीफ मिनिस्टर बन गए। ये जो आउट गोइंग त्रिवेंद्र सिंह रावत है, काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी इनको, बीजेपी की लोकल विंग को ये संभाल नहीं पा रहे थे, पार्टी वर्कर्स इनसे ना खुश थे, एमएलए इनसे ना खुश थे। जब इनको 2017 में सीएम बनाया गया तब भी ये स्टेट में ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, ना इनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी थी। हाँ, केंद्र की जो लीडरशिप है, बीजेपी की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप है, वो इनसे बहुत ज्यादा खुश थी, तो उस सेंट्रलाइज लीडरशिप ने इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन स्टेट में ये पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, पार्टी वर्कर्स के साथ, एमएलए के साथ उतना जेलअप नहीं कर पाए, और उसके चलते तो भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऊपर से इम्पोज तो कर दिया गया था, बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप ने अपने मन का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ने कहीं ना कहीं पार्टी इकोसिस्टम को इनसे एलिनिएट कर दिया। पार्टी लीडर्स को ऐसा लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, पावर को कंसंट्रेट कर रहे हैं, पार्टी में किसी से भी कोई भी बात कर ही नहीं रहे हैं। बीजेपी के 70 मेंबर की जो असेंबली है आपकी उत्तराखंड की, उसमें से 57 एमएलए बीजेपी के हैं। 70 टोटल मेंबरशिप है उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली की। इन 57 एमएलए में से जो आधे हैं वो आउटगोइंग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऑलमोस्ट अगेंस्ट हो गए थे। इनके खिलाफ करप्शन के भी चार्जेस लगाए गए हैं, और अगले ही साल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस समय पे बीजेपी अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकती, इसलिए बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप ने बैक टिकट दे दिया है, घर वापसी हो गई यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत से, उनसे बोला गया है वापस आओ। अब देखिए, स्टेट में चीफ मिनिस्टर को बदलना, खासकर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को बदलना जो कि बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप ने हैंड पिक किया है, ये आप कह सकते हो कि बीजेपी के बेसिक न्यूएंसेस के अगेंस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बीजेपी की पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स के ऊपर, पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी का तगड़ा कंट्रोल है। जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, जो भी स्टेट यूनिट्स के हेड्स हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानते, उनको हटा दिया जाता है। ऐसा बोला जा रहा है कि सेंट्रलाइज लीडरशिप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ऑटोनॉमस पॉलिटिकल बेस वाले जो लीडर्स रहे हैं बीजेपी में वो उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राजस्थान में वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे एक ऐसी सीएम रही हैं राजस्थान की जो ज्यादा सुनती नहीं थी मोदी जी की और अमित शाह जी की। इसके लिए जो सेंट्रलाइज बीजेपी लीडरशिप है वो राजे जी से ज्यादा खुश नहीं थी, और आप देखिए वसुंधरा राजे जी इस समय पे उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पा रही हैं। आप समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब आप ऊपर से इंपोज करते हो किसी लीडर को, तो जरूरी नहीं है कि वो लीडर ग्राउंड लेवल पे उतना इंपैक्टफुल हो, ग्राउंड लेवल पे उतना एफिशिएंट। तो यही बताया जा रहा है कि जब ऊपर से आप लीडर से इंपोज करते हो, चीफ मिनिस्टर से इंपोर्ट करते हो, आपको सेटबैक्स में, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, बाद में यहाँ पे शिवसेना के साथ बनी नहीं, और अब देखिए क्या हुआ, अब शिवसेना बीजेपी के कट्टर दुश्मन बन के सामने आई है। तो कुल मिला के ये जो रवैया है बीजेपी की सेंट्रलाइज लीडरशिप का, कि वो ऊपर से सीएम्स को इंपोज करते हैं, और जो ऑटोनॉमस लीडर्स होते हैं, ऑटोनॉमस फेमस लीडरशिप होती है, उसको बीजेपी के लीडर्स अपॉइंट नहीं करते स्टेट में, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार के लीडर्स को ऐसा बोला जा रहा है कि स्टेट में इंपोज करना चाहती है बीजेपी की लीडरशिप, जो कि थोड़े बहुत डोसाइल हो, सेंट्रलाइज्ड बीजेपी लीडरशिप की बात माने, थोड़े बहुत उनकी स्केल ऑफ पॉपुलैरिटी भी हो, थोड़ी बहुत, मास अपील नहीं, मास अपील उनको पसंद नहीं आती, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल आप कह सकते हो कि उनकी यहाँ पे पॉपुलैरिटी हो, जिसके बेसिस पे वो स्टेट कैडर्स को भी कंट्रोल कर पाए। ओके, तो दिल्ली से वो बात भी माने और एट द सेम टाइम ग्राउंड लेवल पे स्टेट कैडर्स को भी कंट्रोल कर पाए। इस प्रकार की लीडरशिप यहाँ पे बीजेपी की सेंट्रलाइज्ड पार्टी लाने की कोशिश कर रही है अलग अलग स्टेट्स में। ये एक व्यू पॉइंट है। ओके, सबको अपना अपना व्यू पॉइंट देने का हक है। कुछ लोग हो सकता है इस व्यू पॉइंट्स के साथ वाक्य ना रखें। आगे बात करते हैं। टुवर्ड्स पीस ऑन द बॉर्डर, इंडियाज न्यू पॉलिसी ऑफ प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी टुगेदर विद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्टरिंग इज वर्किंग। देखिए भाई, चाइना लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने ट्रूप्स को वापस खींच रहे हैं। यहाँ पे बस इसको कहानी की तरह सुनिए। ओके, फिर आप देखो तो एलओसी से भी अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। चाइना का जो पैंगोंग सो का डिसएंगेजमेंट, इसको मैंने बताया है। एलओसी में जो डीजीएमओज और पाकिस्तान के साथ जो पास्ट रिलेशंस रहे, जो अभी के लिए स्टेबलाइज होते नजर आ रहे हैं, इसको भी मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे कि कहाँ बताया है, तो जो रेगुलरली मेरे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स देख रहे हैं, जो मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरे इंडिविजुअल इश्यूज इन न्यूज़ वाली प्लेलिस्ट की वीडियोस देख रहे हैं, उनके साथ मैं इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ।
थोड़ी बहुत यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो नया यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन आया है उसकी तरफ से कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में फॉरेन पॉलिसी फ्रंट में इंडिया थोड़ा सा स्टेबल रहने वाला है। देखिए, चाइना का जो स्टैंस रहा है इंडिया की तरफ, वो इंडिया के स्टैंस पे डिपेंड करता है। 2017 में डोकालाम में एक 72 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था, जहां पे इंडियन फोर्सेस ने अपनी तरफ बहुत मैसिव, आप कह सकते हो, डिप्लॉयमेंट किया फोर्सेस का, तो चाइनीज को पीछे हटना पड़ा। तभी के लिए जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चला है वो लगभग 10 महीने के लिए चला है। पैंगोंग सो से डिसंगेजमेंट हो चुका है। देवसांग प्लेन्स और हॉट स्प्रिंग्स का डिसंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है, देखते हैं आगे कितने समय में होने वाला है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इंडिया की स्ट्रैटेजी रही वो थोड़ी चेंज हुई है। 2014 से पहले जो इंडिया की स्ट्रैटेजी थी, अभी 2014 से पहले स्ट्रैटेजी कहने का मतलब है कि शायद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। इस आर्टिकल को लिखा है राम माधव जी ने, ये मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर इंडिया फाउंडेशन के। तो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रो सरकार इनके व्यू पॉइंट लग रहे हैं। इनका ये बोलना है कि 2014 से पहले जो भाई एलएसी पे इंडिया की जो पॉलिटिक्स या कह सकते हो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रहती थी वो क्वाइट गिव एंड टेक की रहती थी। इंडियन सोल्जर्स ज्यादा, आप कह सकते हो, पंगे नहीं लेते थे चाइना से। ऐसा हुआ था कि जब चाइना देवसांग वैली में इनक्रोच कर गया, ये बात है 2013 की, और चाइना ने बोला इंडिया वालों को कि अपने कुछ मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हटा दो, तो इंडिया ने अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हटा दिए। 2014 से पहले कहीं ना कहीं इंडिया का ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी स्टैंस क्या रहता था कि भाई चाइना वालों से उलझो मत, इंडियन सोल्जर्स सीधे सीधे चाइना वालों से उलझते नहीं। तो उसका रीजन ये था कि ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे उलझने को नहीं बोलती थी, और ये बात देखिए कुछ हद तक सही है। 2013 ने जब देवसांग में स्टैंड ऑफ हुआ, उस समय पे चाइना पे कहने पे इंडियन आर्मी ने अपने स्ट्रक्चर्स को हटा दिए। ये जो करंट सरकार आई है इसको थोड़ा स्ट्रांग बताया जा रहा है इस फ्रंट पे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सरकारों के बेसिस पे चाइना को देखना सही नहीं है। मैं आपको ये बात बहुत सिंपली बताता हूँ, किसी भी सरकार ने नेशनल सोवरेनिटी को यहाँ पे सरेंडर नहीं किया है, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी सरकार हो। चाइना के साथ आप सीधे सीधे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है। और चाइना का ऑल टाइम वेदर एलाई पाकिस्तान बैठा है, अगर चाइना के साथ जंग छिड़ जाएगी तो पाकिस्तान भी अटैक कर देगा, कुल मिला के इंडिया को काफी नुकसान हो जाएगा। बट अगर पॉलिसी की बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, तो ये ऑथर राम माधव जी क्या बोल रहे हैं कि 2014 से पहले हमारे सोल्जर्स ज्यादा उलझते नहीं थे चाइनीज सोल्जर्स के साथ, चूंकि कि ऊपर की पॉलिटिकल लीडरशिप साफ साफ बोलती थी कि ज्यादा उलझो मत। अब क्या देखा गया है कि अब इंडियन सोल्जर्स फेस ऑफ को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स सीधे सीधे फेस ऑफ को फेस कर रहे हैं। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है विद स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्चरिंग है। कहने का मतलब क्या है कि इंडियन फोर्सेस बंदूकें लेके खड़ी हैं, चाइना वालों से बोल रही हैं आगे आओगे तो तुमको मार देंगे। एट द सेम टाइम हमारी लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो बातचीत के थ्रू मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पुराने समय की बात की जा रही है। चेयरमैन माओ जेडोंग, जब आपके कम्युनिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने अपने प्रीमियर जाओ एनलाई से बोला, और 1962 अगस्त 1962 में माओ ने अपने आर्मी कमांडर से बोला कि इंडिया के साथ जंग के लिए तैयार रहो। जाओ एनलाई जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे, कहीं ना कहीं एक पंचशील की ट्रीटी थी। जाओ एनलाई ने जाके माओ जेडोंग से बोला कि भाई हमने पंचशील की ट्रीटी साइन कर रखी है इंडिया के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस की। माओ ने बोला कि जाओ एनलाई को कि नेहरू जी को ये बता दो कि हमारा आर्म्ड को एग्जिस्टेंस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम दोनों दोस्त हैं, सब कुछ ठीक है, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे इलाके में हम घुस के थोड़ा बहुत लैंड तो ऑक्यूपाई करेंगे। माओ जेडोंग के समय से चाइना का स्टैंस क्लियर था, थोड़ा बहुत घुस के तुम्हारे लैंड को ऑक्यूपाई करना, कहते हैं ना कि एक एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट चाइना का माओ जेडोंग के समय से ही है। ओके, बट कहीं ना कहीं अब इंडिया ने उसको चेक कर लिया, अब चाइना के लिए आगे आ पाना इम्पॉसिबल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अक्साई चीन का इलाका बहुत सारे इंडियन सोचते हैं हम वापस ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। चाइना से अब अक्साई चीन वापस ले पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो देखिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया और पाकिस्तान 22 फरवरी को इन्होंने बोला कि हम लोग 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। अगर आप देखो तो 2020 में एलओसी पे 5000 से ज्यादा सीज फायर वॉल्यूशंस हुए हैं। 2018 में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था 2018 वाला। हालांकि उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया और उसके बाद चीजें खराब होती चली गई। 2021 में फिर से सीज फायर हुआ है, देखते हैं कितने दिन चलता है। एक यहाँ पे जो पॉलिसी स्टैंस बदलता नजर आ रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उन्होंने साफ साफ बोला था
कि जब तक इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटस को रिजर्व नहीं करता, जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्पेशल स्टेटस नहीं देता, तब तक पाकिस्तान किसी भी तरीके से इंडिया के साथ एंगेज नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अब फिर से इंडिया के साथ एंगेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके के जो पॉलिसी प्रोमिसेस थे ये सब साइड हो चुके हैं कहीं ना कहीं। आगे बात की जाए, देखिए पाकिस्तान और चाइना का ये जो स्टैंड है क्यों निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं बैक एंड में इसमें यूएस का रोल बताया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर तो बहुत सारे प्रश्न हैं। पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्वॉर्ड घूम रही है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि पाकिस्तान का ये जो सॉफ्टनिंग स्टैंस है इसको आप इस तरीके से मत लीजिए कि पाकिस्तान में कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। पाकिस्तान की बेसिक पॉलिटिक्स ये है कि वो इंडिया से लड़ाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। प्लस पाकिस्तान के सामने कुछ रीपेमेंट क्राइसिस भी हैं। कोविड-19 के चलते उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम है। चाइना भी इस समय पे पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काफ़ी सारे टेंशंस चल रहे हैं। और जो जनरल हैं पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा, उनकी टोन भी थोड़ी नीची हो गई है। और कहीं ना कहीं जो मोईद यूसुफ करके स्पेशल एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी के पाकिस्तान में, उन्होंने जर्नलिस्ट को इनडायरेक्टली बोला कि ये सब तभी हो सकता है जब हमारे ऊपर प्रेशर हो। और बिल्कुल मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के ऊपर यूएसए से भी प्रेशर आ रहा है और चाइना से भी प्रेशर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अपने बॉर्डर रिलेशंस को सही करिए। तो पाकिस्तान अभी के लिए सही कर रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये बॉर्डर शांत रहने वाला है, ये सही नहीं है। इंडिया ने भी साफ साफ ये बोल दिया है कि ठीक है हम आपके साथ रिलेशन तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं पे भी अपने काउंटर टेरर ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। हमारे काउंटर टेरर ऑपरेशन चालू ही रहने वाले हैं यहाँ पे। ओके, बीजिंग का ये जो अपने नेबर्स को इंटिमिडेट करने वाली बात है, हो सकता है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बाइडेन की बैक एंड से जी जिनपिंग से बात हुई हो और साफ साफ यहाँ पे बोला हो कि यूएस और अमेरिका के रिलेशंस, सॉरी अमेरिका और चाइना के रिलेशंस तभी अच्छे हो सकते हैं जब इंडिया के साथ बॉर्डर पे पीस हो, क्योंकि इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाई ऑफ यूएसए और इंडिया के इंटरेस्ट को सीधे सीधे इग्नोर नहीं कर सकता यूएसए। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि यूएसए चाइना के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे कर ले और एट द सेम टाइम चाइना इंडिया में इनकर्जन करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इससे यूएसए को एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इम्प्रैक्टिकल और एक बहुत ही धोखेबाज पार्टनर की इमेज में देखा जाएगा। तो अगर यूएसए को चाइना के साथ लॉन्ग टर्म में रिलेशन अच्छे करने हैं तो सबसे पहला काम यूएसए क्या करेगा कि चाइना से बोलेगा आप इंडिया के साथ रिलेशन सही करो। और हो सकता है बैक एंड में कुछ ऐसा बोला गया हो, तभी यहाँ पे चाइना पीछे की तरफ हट रहा है पैंगोंग सो में। और चाइना को पता है कि पैंगोंग सो में बहुत लंबा इंगेज करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इंडियन फोर्सेस को एक लिमिट से ज्यादा वो पीछे घसीट नहीं पाएंगे। जितना वो घसीट सकते थे 1962 में उन्होंने घसीट दिया, अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि गलवन वैली में पीछे से अटैक किया तब तो उनके इतने सोल्जर मरे हैं, ठीक है ना। सामने सामने से अटैक में तो कितने मरेंगे कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मसालेदार टाइप की न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात की जाए तो आप ये बोल सकते हो, एक ट्रेंड बना सकते हो। डोकालाम वाला इशू 2013 का, 2017 का डोकालाम वाला इशू, 2013 का ये जो देपसांग प्लेन्स में आप कह सकते हो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसको आप बना सकते हो। माओ जेडोंग और जाओ एनलाई वाला ये जो अगस्त 1962 का इशू, इसको बना सकते हो। इंडिया पाकिस्तान डीजीएमओ 2003 सीज फायर एग्रीमेंट, 2020 में 5000 से ज्यादा सीज फायर वॉल्यूशंस, डीजीएमओ इंडिया पाकिस्तान 2018 का एग्रीमेंट, फिर पुलवामा अटैक और फिर अभी का ये सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। तो इन चीजों को आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हो या छोटे मोटे पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। वो कैसे इंक्लूड करने, वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप धीरे धीरे खुद ही सीखने लगोगे। जब आंसर्स लिखने लगोगे, करंट अफेयर्स को एक्सपर्ट हो जाओगे। एडिटोरियल सुनने से लेके अगर आप 8-10 महीने तक एडिटोरियल सुनते हो, साथ साथ यूपीएससी के पुराने साल के आंसर्स को लिखने की कोशिश करते हो, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने की कोशिश करते हो, आप ये देखोगे कि आप खुद ही हल्की फुल्की एबिलिटी डेवलप कर रहे हो चीज़ों को बिल्टअप करने की। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डायग्नोसिंग गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज की बात की गई है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको जो डायबिटीज हो जाता है उसकी बात की जा रही है। अभी के लिए पब्लिक में गेस्टेशनल डायबिटीज की जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, इसकी टेस्टिंग और केयर भी बहुत कम है। प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात की जाए, अगर आप डायबिटीज की बात करो तो ओवरऑल एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। सच में डायबिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 7 करोड़ एडल्ट डायबिटीज से सफर करते हैं, ठीक है, और लगभग 3.5 करोड़ प्री डायबिटीज से सफर करते हैं। जब तक आपको पता चलता है तब तक आपकी डायबिटीज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। प्री डायबिटीज को आप क्योर कर सकते हो, लेकिन एक बार आप डायबिटीज में पहुंच गए तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है, फिर आपको डायबिटीज के साथ जीना पड़ता है।
किसी एक पर्सन को डायबिटीज़ हो गई तो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम सफ़र करता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, उस इंडिविजुअल की लाइफ और फैमिली सफ़र करती है। डेली बेसिस पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, फीकी चाय पीनी पड़ेगी, मीठा कुछ खा नहीं सकते, ज़्यादा चावल खा नहीं सकते। इस प्रकार की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो। अगर आपको ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ है, तो इस टाइप 2 डायबिटीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। एक और प्रकार की डायबिटीज़ होती है जो कि प्रेगनेंसी के स्ट्रेस की वजह से होती है। कुछ वुमेन्स प्रेगनेंसी के दौरान इस गैस्टेशनल डायबिटीज को डेवलप कर लेती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो जब आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस इज अ बिग कॉज ऑफ डायबिटीज। इसीलिए सबको ये बोला जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहो, लेकिन आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में स्ट्रेस देखिए हो ही जाता है। बट स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ डायबिटीज। अगर आपको स्ट्रेस है, बहुत लंबे समय तक आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपको डायबिटीज हो सकता है। ये जो गेस्टेशनल डायबिटिक्स है, इसके लिए बहुत प्रोन है साउथ एशियन ओरिजिन की वुमेन। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का ये बोलना है कि भाई 25% जो प्रेगनेंसी है साउथ एशिया में, वो अफेक्टेड हो सकती हैं हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि डायबिटीज, मतलब कि हाई ब्लड शुगर लेवल इन योर ब्लड। प्रेगनेंसी के दौरान साउथ एशिया में 25% वुमेन्स को हाइपरग्लाइमेशिया हो सकता है, मतलब उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में रूरल इलाकों में 10% प्रेग्नेंट वुमेन्स को हाइपरग्लाइमेशिया हो सकता है और अर्बन इलाकों में 30% को हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हर साल 2.7 करोड़ से 3 करोड़ प्रेगनेंसीज होती हैं। तो आप कह सकते हो 2.7 से 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से अगर गेस्टेशनल डायबिटीज रोड को अगर आप लोअर एंड 10% पे भी मान लो, तो भी एटलीस्ट 27 लाख से 30 लाख वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज होता है हर साल। और जब भी गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ये अपने साथ कुछ कंसिक्वेंसेस को लेके आता है। जैसे कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है किसी वुमेन को, तो देयर विल बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, असिस्टेड डिलीवरी की मदद पड़ सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड सेप्सिस हो सकता है, स्टिल बर्थ्स हो सकती हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नियोनेटल डेथ्स हो सकती हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, बर्थ इंजरीज, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। और इन सब कंडीशंस के चलते हाई मैटरनल, आप कह सकते हो मोर्टेलिटी हो सकती है, और न्यू बॉर्न मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी ज्यादा हो सकती है। फिर अगर एक वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज है, तो लॉन्ग टर्म में वो परमानेंट डायबिटीज की मरीज हो जाए, इसके भी चांसेस बहुत हैं। उसको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लगभग आधी वुमेन अपनी डायबिटीज के मतलब अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप करती हैं, प्रेगनेंसी होने के बाद मतलब बच्चा होने के 10 साल के बाद वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप कर लेंगी। इसके चांसेस 50% से ज्यादा है। फिर भाई वो बच्चे जो कि उस माँ से पैदा हुए हैं जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज थी, उन बच्चों को भी बहुत चांसेस है कि वो ओबेसिटी होंगे, ओबैस होंगे, मोटे होंगे, उनको टाइप 2 डायबिटीज जल्दी हो सकती है, उनको भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं। तो खतरा केवल माँ को नहीं है, खतरा यहाँ पे बच्चे को भी है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स पे आपको गेस्टेशनल डायबिटीज को एड्रेस करना है। पहला लेवल क्या है? लोअर मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन वुमेन। एक्चुअली में 3 तरीके से गेस्टेशनल डायबिटीज को कम करने की बात की जा रही है। पहला, तो आप मैटरनल मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी कम करो, न्यूबॉर्न मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम करो। दूसरा, फ्यूचर डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को के रिस्क को रिड्यूस करो, मतलब एक वुमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज ना होने दो। नहीं होगा तो फ्यूचर डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क कम हो जाएगा। और फिर पॉसिबली ब्रेक द चेन ऑफ डायबिटीज बिगेटिंग डायबिटीज बाय एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ ट्रांसजेनरेशनल ट्रांसमिशन। यानी कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज हो, तो उसकी अगली जनरेशन मतलब उसके बच्चों और उसके बच्चों को डायबिटीज हो, इस प्रकार के ट्रांसमिशन को आप कम करो। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को आप लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस से रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए गेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। हमारे हेल्थ सिस्टम में कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक लेडी को अगर गेस्टेशनल डायबिटीज है तो आप टेस्ट करके पता कर सको और उसको अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड कर सको। इसके लिए नेशनल गाइडलाइंस और डायग्नोसिस की जरूरत है। देखिए, दिस इज डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल गाइडलाइंस एंड डायग्नोसिस मैनेजमेंट बाय गेस्टेशनल डायबिटीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हमारी सरकार ऑलरेडी गेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर बहुत सी गाइडलाइंस निकाल चुकी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे रूरल इंडिया में होते हैं या ऐसे इलाकों में होते हैं
जहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा खत्म नहीं करना चाहते हेल्थ के ऊपर, इसलिए गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं आता है। फिर कहीं ना कहीं कुछ जैसे टेस्ट भी डेवलप किए गए हैं जो कि मैंडेटरीली वुमेन पे परफॉर्म किया जाना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो गेस्टेशनल डायबिटीज से सफ़र तो नहीं कर रही है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम एक बच्चे को उसका सबसे बड़ा गिफ्ट दे पाएंगे। एक बच्चा अगर हेल्दी मदर से पैदा होता है, हेल्दी पेरेंट से पैदा होता है, तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट चाइल्ड कैन हैव। और उस चाइल्ड को हमें यही बेस्ट गिफ्ट देना है। साथ साथ ही उसकी माँ के लिए भी अच्छा होगा, उसकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा होगा कि इस प्रकार की बीमारियों से उनको बचाया जा सके। क्योंकि इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो सीधे नहीं मारती, वो धीरे धीरे आपको मारती हैं। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।